हेलो दोस्तों, मैं हूं अमरदीप सिंह। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी नॉलेज में। दोस्तों, जो हमारी 10 मिनट वीडियो सीरीज चल रही है उसमें आज फिर हम एक करंट का टॉपिक करने वाले हैं, जो कि है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। जैसे कि आप सभी को पता होगा, हाल ही में 15वें नंबर के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है वो के संजय मूर्ति को बनाया गया है। तो उनसे आपसे डायरेक्ट करंट का क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि के संजय मूर्ति मतलब अभी भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है, कौन से नंबर के हैं? 15वें नंबर के हैं। तो अगर आपसे करंट का टॉपिक पूछ सकता है तो करंट से संबंधित सब्जेक्टिव टॉपिक भी आपसे पूछा जा सकता है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के क्या क्या प्रावधान है, किस आर्टिकल में उसका उल्लेख है, उनकी नियुक्ति कैसे होती है, उनका कार्यकाल क्या होता है, ये सब चीज के बारे में पेपर में आपसे पूछा जा सकता है। तो आज 10 से 15 मिनट में मैं ये प्रयास करूंगा कि आपको नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित जितने प्रावधान संविधान में बताए गए हैं उन सभी को हम अच्छे से कवर कर लें, और साथ ही साथ फिर लास्ट में मैं आपको एक एमसीक्यू दूंगा जिसको आपका आंसर जो है कमेंट सेक्शन में देना पड़ेगा। तो उम्मीद करूंगा कि आपको आज की क्लास अच्छी लगे। तो क्लास अच्छी लगे तो क्लास को जरूर लाइक कर दीजिएगा। चैनल में नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। सबसे पहले देखते हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित जो सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल है वो है आपका आर्टिकल नंबर 148। तो थोड़ा सा इसको पहले बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको प्रॉपर दिखाई दे, फिर इसके बाद स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले देखते हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के नियुक्ति एवं कार्यकाल। जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है उसके नियुक्ति एवं कार्यकाल के बारे में देख लेते हैं। तो आपको पता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का नियुक्ति एवं कार्यकाल आर्टिकल नंबर 148। आर्टिकल नंबर 148 किससे संबंधित है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित है। तो अनुच्छेद 148 में बताया गया है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति। तो याद रखिएगा, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगर इसके कार्यकाल की बात करें तो इसका कार्यकाल 6 साल या 65 वर्ष की आयु, दोनों में जो भी पहले हो इसका उतना कार्यकाल होगा। यानी इसका कार्यकाल मान लेते हैं, अगर ये मान लेते हैं 52 साल की उम्र में आपका ये बन गया नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, तो इसका कार्यकाल 58 साल में जाकर खत्म हो जाएगा, यानी 6 साल पूरा कार्यकाल रहेगा। लेकिन अगर इसका कार्यकाल जो है, अगर ये नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक 62 साल में बन रहा है तो 6 साल का कार्यकाल होता तो ये 68 की उम्र हो जाती। तो 68 तक नहीं, ये 65 साल की आयु पहले होगी तो इसका कार्यकाल 65 वर्ष की आयु तक रहेगा। तो याद रखिएगा, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो इतना उसका कार्यकाल होता है। अगला देखते हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के निष्कासन की प्रक्रिया देखते हैं कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को किस तरीके से पद से हटाया जा सकता है। तो जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के न्यायाधीश को पद से हटाते हैं, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के न्यायाधीश को पद से हटाया जाता है, उसी आधार पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को पद से हटाया जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के न्यायाधीश को पद से हटाने का आधार क्या होता है? एक आधार होता है सिद्ध कदाचार, और दूसरा आधार होता है असक्षमता या अक्षमता या असमर्थता। ये दो आधार के अकॉर्डिंग ही किसी को पद से हटाया जा सकता है। तो याद रखिएगा, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज को पद से हटाते हैं उसी तरीके से कैग को भी पद से हटाया जा सकता है। दो आधार होते हैं कैग को पद से हटाने के, एक होता है सिद्ध कदाचार और दूसरा होता है असक्षमता। क्लियर है? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को कैसे हटाते हैं, हाई कोर्ट के न्यायाधीश को कैसे हटाते हैं, इसका मैंने पिछला वीडियो बनाया हुआ है। आप पूरी प्रक्रिया देख लेंगे कि लोकसभा में हटाने के लिए 100 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है, राज्यसभा में 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है। जब ये प्रस्ताव वो लोकसभा के मामले में अध्यक्ष को देंगे, अध्यक्ष उसके बाद प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है। राज्यसभा के मामले में प्रस्ताव सभापति को देंगे, सभापति प्रस्ताव को स्वीकार अस्वीकार कर सकता है। फिर वो 3 सदस्यीय जांच समिति बनाएगा। वो सब चीज पूरी प्रक्रिया मैंने पिछले वीडियो में बताई हुई है, उसमें एक बार देख लीजिएगा। तो याद रखिएगा, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है सेम प्रक्रिया से नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को भी पद से हटा सकते हैं। क्लियर है? तो याद रखिएगा, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को जिस तरीके से पद से हटाते हैं सेम प्रक्रिया है कैग को पद से हटाने की।
दो है सिद्ध दुर्व्यवहार यानी सिद्ध कदाचार या असक्षमता के आधार पर संसद के विशेष बहुमत से इसको पद से हटाया जा सकता है। विशेष बहुमत क्या होता है? कुल सदस्यों का बहुमत प्लस उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत से इसको हटा सकते हैं। अब याद रखिएगा कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को शपथ कौन दिलवाता है? तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को शपथ जो है वो राष्ट्रपति या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी के द्वारा दिलवाई जाती है। और ये शपथ में क्या बोलता है? मैं भारत के संविधान और भारत के संविधान, संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखूंगा। यानी ये भारत के संविधान और संविधान की संप्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने की शपथ लेता है। एक चीज और याद रखिएगा कि जो शपथ सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की होती है, सेम शपथ कैग की होती है। यह भी पेपर में आपसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि सुप्रीम कोर्ट के जज और कैग के मध्य समानता क्या है? तो उनको पद से सेम प्रक्रिया से हटा सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जज को भी पद से हटाने की सेम प्रक्रिया है, कैग को भी पद से हटाने की सेम प्रक्रिया है। दूसरी चीज, इनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा होती, कैग की नियुक्ति, लेकिन इसके लिए कोई कोलेजियम प्रणाली नहीं है जो सुप्रीम कोर्ट के जज की नियुक्ति के समय होती है। तो नियुक्ति तो राष्ट्रपति करता है, लेकिन नियुक्ति की प्रक्रिया अलग है। ठीक है, कैग की नियुक्ति जो केंद्र सरकार राष्ट्रपति को सिफारिश करेगी, राष्ट्रपति उस व्यक्ति को कैग बना देगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जज के बारे में क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट के जज का चयन कोलेजियम प्रणाली के तहत होता है, उसके बाद उनके नामों को भेजा जाता है, फिर केंद्र सरकार उससे आपके राष्ट्रपति को सिफारिश करती है और राष्ट्रपति उनको सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त करता है। तो नियुक्ति की प्रक्रिया थोड़ी सी चेंज है। कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु होता है कैग का, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जज का जो न्यूनतम कार्यकाल कुछ नहीं होता, वो ये रहता है कि वो जो है जब तक उनकी आयु 65 वर्ष की ना हो जाए तब तक वो रिटायर्ड नहीं होते। यानी सुप्रीम कोर्ट में ये 6 साल वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, उसमें 65 साल की आयु वाला कॉन्सेप्ट है। तो ये चीज भी याद रखिएगा कि उसमें जो है 65 साल की उम्र होते ही सुप्रीम कोर्ट के जज रिटायर्ड हो जाते हैं। लेकिन यहां पर 6 वर्ष या उनका कार्यकाल 65 वर्ष, दोनों में जो पहले हो, तो नियुक्ति की प्रक्रिया भी सेम नहीं है, कार्यकाल भी इनका सेम नहीं है, लेकिन शपथ का प्रारूप बिल्कुल सेम है, इनको पद से हटाने की प्रक्रिया बिल्कुल सेम है। तो शपथ का प्रारूप और निष्कासन प्रक्रिया ये दोनों बिल्कुल सेम है। तो ये दोनों सुप्रीम कोर्ट के जज में भी सेम है, कैग में भी सेम है, ये चीज याद रखिएगा। क्लियर है? तो याद रखिएगा कि कैग भी वही शपथ लेता है जो सुप्रीम कोर्ट का जज शपथ लेता है। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं स्वतंत्रता, यानी कैग को अपने पद में कार्य करने की क्या स्वतंत्रता प्रदान की गई है, उसके बारे में हम देख लेते हैं कि कैग को अपने पद में कार्य करने की क्या स्वतंत्रता दी गई है। तो अनुच्छेद 148 में ही है ये। क्या है? सबसे पहले सुरक्षित कार्यकाल। सुरक्षित कार्यकाल मतलब इसको कभी भी राष्ट्रपति पद से नहीं हटा सकता, इसको संसद की प्रक्रिया के माध्यम से ही राष्ट्रपति पद से हटा सकता है। ऐसा नहीं कि राष्ट्रपति की विवेकी शक्ति नहीं है कि जैसे ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण नहीं कर रहा है, जैसे महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, महान्यायवादी को कभी भी राष्ट्रपति हटा सकता है मंत्रिपरिषद की सलाह पर, लेकिन कैग को मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति नहीं हटा सकता। कैग को पद से हटाना है तो संसद से प्रस्ताव पारित करवाना पड़ेगा, तभी कैग को पद से हटाया जा सकता है। तो ये के पद की स्वतंत्रता है कि राष्ट्रपति के विवेक पर हटाया नहीं जा सकता। अगला, कार्यकाल के बाद सरकारी पद के लिए अयोग्य, यानी अगर कोई व्यक्ति कैग के पद से अपना कार्यकाल पूर्ण करता है तो कैग के पद से कार्यकाल पूर्ण करने के बाद वो कोई भी भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कोई भी पद में कार्य नहीं कर सकता। तो याद रखिएगा कि कार्यकाल कंप्लीट होने के बाद कैग कोई भी भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कोई भी पद धारण नहीं कर सकता। अगला देखते हैं, भारत की संचित निधि से लिया जाने वाला वेतन एवं कार्यालय, यानी कैग का अपना एक कार्यालय होता है और कैग के जो वेतन भत्ते होते हैं वो भारत की संचित निधि पर भारित व्यय है। याद रखना है कि कैग के जो वेतन भत्ते होते हैं वो भारत की संचित निधि पर भारित व्यय है। भारित व्यय क्या होता है? ऐसे व्यय जिसमें संसद में कोई भी मतदान नहीं होता, केवल चर्चा हो सकती है। ना तो लोकसभा में इसमें मतदान होगा, ना तो राज्यसभा में इसमें मतदान होता है, केवल चर्चा हो सकती है। तो ऐसा व्यय संचित निधि से किया जाने वाला ऐसा व्यय जिसमें संसद में कोई भी मतदान की प्रक्रिया नहीं होती, उसको हम बोलते हैं संचित निधि पर भारित व्यय। और जिस भी व्यक्ति को अपने पद में निष्पक्ष काम करना होता है उनके वेतन भत्ते भारत की संचित निधि पर भारित ही होते हैं। जैसे आपका राष्ट्रपति हो गया,
ठीक है, आपका राज्यसभा का सभापति हो गया, उपसभापति हो गया, लोकसभा अध्यक्ष हो गया, उपाध्यक्ष हो गया, तो ये सबको अपने पद में निष्पक्ष रूप से काम करना है। सुप्रीम कोर्ट के जज हो गए, ठीक है, तो इनको अपने पद में निष्पक्ष काम करना है। तो जो अपने पद में निष्पक्ष काम करना होता है, उनके वेतन भत्ते भारत की संचित निधि पर भारित व्यय होते हैं। तो भारित व्यय क्या होता है? ऐसा व्यय जिसमें संसद में कोई भी मतदान नहीं होगा, ना तो लोकसभा में मतदान होगा, ना तो राज्यसभा में मतदान होगा, केवल चर्चा की जा सकती है। तो याद रखिएगा, कैग के वेतन भत्ते भारत की संचित निधि पर भारित व्यय है, और इसके अलावा कैग का जो भी कार्यालय होगा उसके वेतन भत्ते भी भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। आगे देखते हैं, कोई भी मंत्री संसद में कैग का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता या उसके कार्यों के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। यानी कैग जो है वो जो भी काम कर रहा है वो स्वतंत्र है। कैग एक स्वतंत्र संस्था है, वो संसद के प्रति जिम्मेदार नहीं है। वो क्या है कि वो यहां पर जो कैग के द्वारा कार्य किए जा रहे हैं, वो कैग के द्वारा कार्य जो भी किए जा रहे हैं उसमें कोई भी मंत्री का हस्तक्षेप नहीं होगा, और मंत्री उसके प्रति जवाब दे नहीं है कि कैग क्या काम कर रहा है। तो याद रखिएगा, कोई भी मंत्री संसद में कैग का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता, यानी कैग का प्रतिनिधित्व करते हुए पक्ष नहीं रख सकता, और ना ही उसके कार्यों के लिए वो जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। कोई भी मंत्री कैग के द्वारा किए गए कार्यों के प्रति जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। आगे देखते हैं, अनुच्छेद 149। अनुच्छेद 149 क्या है? संसद द्वारा निर्धारित सेवा शर्तें नियुक्ति के बाद कैग को बदला नहीं जा सकता। यानी याद रखिएगा, अगर आपसे पूछे कैग की सेवा शर्तें कौन तय करता है, यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की सेवा शर्तें कौन तय करता है, तो संसद तय करती है। याद रखना है, कैग की सेवा शर्तें कौन तय करता है? संसद तय करती है। और एक बार अगर कैग पद धारण कर लेता है तो कैग को पद से मतलब उसके कार्यकाल के दौरान बदला नहीं जा सकता कि 2 साल बाद बदल दे, 3 साल बाद बदल दे। कब बदला जा सकता है? जब कैग अपना त्याग पत्र दे दे राष्ट्रपति को, तब कैग अपने पद से हट जाएगा, या संसद प्रस्ताव पारित कर दे तब कैग पद से हट जाएगा। लेकिन ऐसी स्थिति में कैग को बीच में बदला नहीं जा सकता। तो याद रखिएगा कि एक बार नियुक्ति के बाद उसको पद से बदला नहीं जा सकता। या तो वो कार्यकाल पूर्ण करेगा, या तो उसको संसद पद से हटा देगी, या तो वो खुद त्याग पत्र दे सकता है। लेकिन नॉर्मल स्थिति में उसको पद से बदला नहीं जा सकता उसके कार्यकाल के दौरान। ये चीज याद रखिएगा। आगे देखते हैं, अब देखते हैं यहां पर हम कैग की आपके कार्य कर्तव्य और शक्तियां, कि कैग के क्या कर्तव्य हैं और क्या शक्तियां हैं, उसको अब हम देख लेते हैं। कैग के पद और शक्तियां, कर्तव्य और शक्तियां। तो कैग के कर्तव्य एवं शक्तियां अनुच्छेद 149 में बताई गई है। भारत के संविधान के आर्टिकल नंबर 149 में कर्तव्य एवं शक्ति है कैग की। क्या लिखा है? कैग के कर्तव्य और शक्तियां निर्धारित करते हैं निम्नलिखित क्या है। तो अनुच्छेद 149 कैग के कर्तव्य एवं शक्तियों से संबंधित है। तो सबसे पहले लेखा। लेखा में क्या है? भारत एवं राज्यों की समेकित नीति, आकस्मिक निधि एवं सार्वजनिक उपक्रम के लेखा तैयार करना। यानी याद रखना है, कैग 3 तरीके के लेखा तैयार कर रहा है। यहां पर अगर आप देखेंगे, एक है आपका संचित निधि पर, यानी भारत सरकार और राज्य सरकार की संचित निधि से संबंधित जो भी आय व्यय हो रही है उसका लेखा तैयार करना। आकस्मिक निधि से जो भी आय व्यय हो रही है उसके लेखा तैयार करना। और इसके अलावा सार्वजनिक उपक्रम जो आपके लेखा है, लोक उपक्रम लेखा जो है, सार्वजनिक उपक्रम से या सार्वजनिक लेखा बोलते हैं इसको, से जो भी आय व्यय हो रहा है उसका लेखा तैयार करना। तो याद रखना है, संचित निधि, आकस्मिक निधि और आपका सार्वजनिक लेखा, आप इसको लोक लेखा भी बोलते हैं। तो इससे संबंधित लोक लेखा क्या होता है? अच्छा, यहां पर मैंने सार्वजनिक उपक्रम बोल दिया, उपक्रम का भी करता है, लेकिन इसको याद रखना, यहां पर सार्वजनिक लेखा यानी ये लोक लेखा है। लोक लेखा क्या होता है इसको आप समझिए, कि आपके द्वारा बैंकों में जो भी पैसा जमा किया जाता है या आपके द्वारा डाकघरों में जो पैसा जमा किया जाता है वो लोक लेखा निधि में जमा होता है। तो कैग तीनों निधि का आपका हिसाब रखेगा, लेखा तैयार करेगा, संचित निधि, आकस्मिक निधि और लोक लेखा निधि। तो संचित निधि, आकस्मिक निधि, लोक लेखा निधि में जो भी सरकार की आय व्यय हो रहा है उसका लेखा तैयार करना कैग का काम है। अगला देखते हैं, सार्वजनिक राजस्व द्वारा वित्त पोषित सरकारी निकाय, निगम और प्राधिकरण, यानी जितने भी सार्वजनिक उपक्रम है, चाहे वो केंद्र सरकार के हो, राज्य सरकार के हो, उनका लेखा तैयार करना। तो कैग क्या है? संचित निधि, आकस्मिक निधि और लोक लेखा निधि, ये तीनों के लेखा तैयार करेगा।
दूसरा पॉइंट, अगर कोई ये सार्वजनिक उपक्रम है या सरकार के द्वारा सहायता प्राप्त कोई उपक्रम है तो ऐसी स्थिति में उनके लेखा भी तैयार करेगा। कोई भी उपक्रम, चाहे वो पीएसयू हो, केंद्र सरकार के अधीन हो, राज्य सरकार के अधीन हो, कोई भी निगम हो, कोई भी प्राधिकरण हो, अगर वो सरकार के द्वारा पोषित है तो उनके भी जो लेखा होंगे वो तैयार करेगा कैग। आगे देखते हैं अनुच्छेद 150। अनुच्छेद 150 है संघ और राज्य लेखाओं के प्रारूप पर राष्ट्रपति को सलाह देता है। यानी जो संघ और केंद्र सरकार और राज्य सरकार अपने लेखाओं का प्रारूप कैसे तैयार करेगी, केंद्र सरकार और राज्य सरकार अपने लेखाओं का प्रारूप कैसे तैयार करेगी, जो कैग को जमा करेंगे उन लोग। तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो प्रारूप तैयार करेगी वो कैसा प्रारूप होगा, वो राष्ट्रपति तय करेगा, लेकिन राष्ट्रपति को सलाह कौन देगा, कैग देगा। तो याद रखना है संघ एवं राज्य लेखाओं के प्रारूप पर राष्ट्रपति को सलाह देता है। यानी संघ और राज्य सरकार अपने लेखाओं का प्रारूप कैसे तैयार करेगी, ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति उन लेखाओं का प्रारूप तय करता है, लेकिन राष्ट्रपति को सलाह कौन देता है, कैग देता है। आगे देखते हैं अनुच्छेद 279 करों और शुल्कों की शुद्ध आय को प्रमाणित करता है। यानी कितनी आय कर और शुल्क से सरकार की हो रही है, वो सरकार अपना एक पूरा आंकड़ा देगी कि हमको कर और शुल्क से हमारी इतनी आय हुई है, शुद्ध आगम हमारा इतना है, तो कैग क्या करेगा, उसको रीचेक करेगा, प्रमाणित करेगा। तो याद रखना अनुच्छेद 279 के तहत करों और शुल्कों की शुद्ध आय को प्रमाणित करता है कैग। अगला देखते हैं अनुच्छेद 151। अनुच्छेद 151 है प्रति वर्ष 3 लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। कैग जो है हर वर्ष 3 लेखा रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। कौन से लेखा रिपोर्ट कैग प्रस्तुत करता है, तो यहां पर याद रखिएगा सबसे पहले कैग जो प्रस्तुत करेगा वो होगा विनियोग लेखा रिपोर्ट। सबसे पहले जो कैग प्रस्तुत करेगा वो होता है विनियोग लेखा रिपोर्ट। विनियोग का मतलब क्या होता है, आपने विनियोग विधेयक पढ़ा होगा। जब संचित निधि से कोई भी पैसा निकालना होता है तो आपका सरकार के द्वारा क्या किया जाता है, विनियोग विधेयक पारित करवाया जाता है लोकसभा से। तो याद रखिएगा विनियोग लेखा रिपोर्ट एक प्रकार से आप बोल सकते हो संचित निधि से संबंधित जो लेखा रिपोर्ट रहता है वो कैग प्रस्तुत करता है। तो विनियोग लेखा क्या होता है, विनियोग विधेयक किस प्रकार का होता है, धन विधेयक होता है। तो आप ये बोल सकते हो कि धन विधेयक, जितने भी धन विधेयक क्या होगा, पैसे से संबंधित होगा। तो पैसे से संबंधित जितनी भी चीज है उसका लेखा रिपोर्ट कहां प्रस्तुत करेगा, ये आपका कैग जो है ये राष्ट्रपति को वो लेखा रिपोर्ट देगा। याद रखिएगा एक हो गया विनियोग, दूसरा वित्त विधेयक लेखा वित्त होता है, वित्त विधेयक आपका लेखा। तो वित्त लेखा की रिपोर्ट भी कैग क्या करेगा, प्रस्तुत करेगा। तो दो तरीके के विधेयक पढ़ते हैं हम, धन विधेयक और वित्त विधेयक। तो धन विधेयक और वित्त विधेयक क्या होते हैं, धन विधेयक और वित्त विधेयक दोनों ही पैसों से संबंधित होते हैं। ठीक है, बस लोकसभा अध्यक्ष के पास पावर होती है कि वो किस विधेयक को धन विधेयक बोल रहा है, किस विधेयक को वित्त विधेयक बोल रहा है। बाकी दोनों विधेयक में बातें बिल्कुल सेम होती है। तो याद रखिएगा, तो चाहे धन विधेयक बोले या वित्त विधेयक बोले तो पैसे निकलेंगे। तो पैसे निकलेंगे तो उस पैसे की रिपोर्ट की जांच करेगा और उसकी रिपोर्ट किसको देगा, उसको राष्ट्रपति को देगा। तो याद रखना, तो सबसे पहला कौन सा रिपोर्ट आएगा, विनियोग विधेयक पर रिपोर्ट या विनियोग लेखा रिपोर्ट, दूसरा है वित्त लेखा रिपोर्ट और तीसरा होता है सार्वजनिक उपक्रम लेखा रिपोर्ट। सार्वजनिक उपक्रम लेखा रिपोर्ट, सार्वजनिक उपक्रम यानी जो केंद्र सरकार या राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन जो भी उपक्रम चल रहे हैं उसकी रिपोर्ट। तो याद रखिएगा कैग 3 रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। किसको, ये प्रतिवर्ष 3 रिपोर्ट कैग देता है। किसको देता है, राष्ट्रपति को देता है। कौन सा, विनियोग लेखा रिपोर्ट, दूसरा वित्त लेखा रिपोर्ट और तीसरा सार्वजनिक उपक्रम लेखा रिपोर्ट। याद रखिएगा ये तीनों रिपोर्ट किसको देगा, राष्ट्रपति को देगा। ये तीनों रिपोर्ट किसको देगा, राष्ट्रपति को देगा और राष्ट्रपति इसको संसद के पटल में रखेगा। राष्ट्रपति इसको प्रतिवर्ष कहां रखवाएगा, संसद में रखवाएगा। तो 3 रिपोर्ट प्रतिवर्ष कैग देता है, विनियोग लेखा रिपोर्ट, वित्त लेखा रिपोर्ट और तीसरा है सार्वजनिक उपक्रम लेखा रिपोर्ट। अब याद रखिएगा कि जो 3 रिपोर्ट की मैं बात कर रहा हूं, जो 3 रिपोर्ट की मैं बात कर रहा हूं, एक है विनियोग लेखा रिपोर्ट, दूसरा है वित्त लेखा रिपोर्ट और तीसरा है सार्वजनिक उपक्रम लेखा रिपोर्ट। सार्वजनिक उपक्रम लेखा रिपोर्ट, ठीक है। तो यहां पर याद रखिएगा जो विनियोग और वित्त लेखा रिपोर्ट आती है, जो कैग राष्ट्रपति को देगा और राष्ट्रपति उसको संसद में रखाएगा। तो जो विनियोग या वित्त लेखा रिपोर्ट आती है इसकी जांच करने के लिए बनती है लोक लेखा समिति। यानी कैग द्वारा जो रिपोर्ट पेश की जाती है उसकी जांच करने के लिए लोक लेखा समिति बनती, जिसमें 22 सदस्य होते हैं। लोकसभा के 15 सदस्य, राज्यसभा के 7 सदस्य। तो याद रखिएगा कि जो विनियोग लेखा रिपोर्ट और वित्त लेखा रिपोर्ट आती है इसकी जांच करने के लिए लोक
लेखा समिति बनती है। और जो सार्वजनिक उपक्रम रिपोर्ट आती है इसी की जांच करने के लिए, यानी जो कैग सार्वजनिक उपक्रम के लिए लेखा रिपोर्ट देता है उसी की जांच करने के लिए सार्वजनिक उपक्रम समिति बनती है। इसी की जांच करने के लिए सार्वजनिक उपक्रम समिति बनती है संसद में, याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है। इसी के लिए, और लोक लेखा समिति जब जांच करेगी कैग की रिपोर्ट को तो उस समय जो भी लोक लेखा समिति को मदद लगेगी कैग की, कैग उनको मदद देगा। इसी के लिए यहां पर आप क्या बोलते हैं, लोक लेखा कैग को किसका सहायक बोलते हैं, लोक लेखा समिति का सहायक बोलते हैं। ये चीज याद रखिएगा। अब याद रखिएगा कि जो विनियोग लेखा रिपोर्ट और वित्त लेखा रिपोर्ट भारत सरकार से संबंधित है, वो रिपोर्ट वो राष्ट्रपति को देगा और राष्ट्रपति उसको संसद में रखाएगा। और जो रिपोर्ट राज्यों से संबंधित है वो रिपोर्ट राज्यपाल को देगा और राज्यपाल उसको विधानमंडल में रखाएगा। तो अगर केंद्र की रिपोर्ट है तो केंद्र की रिपोर्ट राष्ट्रपति को देगा, राष्ट्रपति उसको संसद में रखाएगा। राज्य की रिपोर्ट है तो ऐसी स्थिति में उसको राज्यपाल को देगा और राज्यपाल उसको विधानमंडल में रखवाएगा। तो यहां पर याद रखना कि यहां पर एक शब्द ना गलत टाइप हुआ, ये अध्यक्ष यहां पर लिखा हुआ है, ये अध्यक्ष की जगह राष्ट्रपति आपको करना है, ठीक है। कि अपनी रिपोर्ट किसको देगा, राष्ट्रपति को देगा और राष्ट्रपति इसको संसद में रखाएगा और राज्यों संबंधित रिपोर्ट राज्यपाल को देगा, राज्यपाल इसको राज्य विधानमंडल में रखवाएगा। क्लियर है। अब देखते हैं कैग की क्या भूमिका है। और तो कैग की भूमिका देख लेते हैं। संसद के एजेंट के रूप में कार्य करता है, संसद के एजेंट के रूप में यह कार्य करता है कैग। यह सुनिश्चित करना कि सार्वजनिक धन का उपयोग विधिक और कुशलता पूर्वक किया जा सके। तो संसद में जनता के चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं लोकसभा में, तो जो धन है उसका सही जगह प्रयोग हो रहा है कि नहीं, उसका सही जगह उचित प्रयोग कैसे हो सकता है, उसमें ये उनकी मदद करता है, इसलिए इसको संसद का एजेंट कहते हैं। आगे लोक लेखा समिति इसके सलाहकार के रूप में कार्य करती है। यानी लोक लेखा समिति क्या करेगी, जब कैग रिपोर्ट रखेगा तो कैग के रिपोर्ट पर चर्चा करती है लोक लेखा समिति, तो उनके सलाहकार के रूप में काम करते हैं। अगला पारदर्शिता, जवाबदेही और वित्तीय कानून का पालन सुनिश्चित करता है। यानी ये पारदर्शिता लाएगा, जितने रिपोर्ट इसकी अच्छी आएगी, जितना वित्तों का अच्छा, ये आप बोल सकते हो कि प्रमाणित करेगा कि सही जगह उपयोग हुआ है कि नहीं। तो ऐसी स्थिति में आप बोल सकते हो कि जो कैग है वो पारदर्शिता का काम करता है, संसद के प्रति जवाबदेही लाता है कि वो उनको जो पैसा खर्चा करना उसका जवाब देना पड़ेगा कि सही जगह पैसा खर्चा किए हैं कि नहीं। अब याद रखिएगा ब्रिटिश काल में ये केवल क्या होता था, याद रखिएगा अपने ब्रिटिश समकक्ष के विपरीत यह नियंत्रक के रूप में नहीं बल्कि महालेखा परीक्षक के रूप में कार्य करता है। यानी ब्रिटिश सरकार में केवल धन का नियंत्रक के रूप में काम करता था, लेकिन अब यह नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का भी काम करता है, यानी अब यह लेखा परीक्षा भी करता है। क्लियर है यहां तक। तो क्या चीज हमने पढ़ा कैग के बारे में, आर्टिकल 148 से हमने चालू किया, फिर हम आर्टिकल 151 तक आए और एक एक चीज मैंने आपको बारीकी से समझाया है कि कैग 3 तरीके की रिपोर्ट प्रतिवर्ष रखता है, विनियोग लेखा पर रिपोर्ट, वित्त लेखा पर रिपोर्ट और सार्वजनिक उपक्रम के लेखा पर रिपोर्ट। जो विनियोग लेखा और वित्त लेखा पर रिपोर्ट रखेगा उसके लिए लोक लेखा समिति बनती है संसद में, सार्वजनिक उपक्रम के संबंधित जो रिपोर्ट रखेगा उसमें सार्वजनिक उपक्रम समिति बनती है। याद रखिएगा ये अपनी रिपोर्ट, क्योंकि इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति कर रहा है तो ये अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देंगे, राष्ट्रपति संसद में रखाएगा। राज्यों से संबंधित रिपोर्ट ये राज्यपाल को देंगे, राज्यपाल इसको विधानमंडल में रखाएगा। ये चीज आपको याद रखना है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, इसलिए त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को देगा। पद से हटाने की प्रक्रिया वैसी होगी जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाते हैं, शपथ सेम होगी जो सुप्रीम कोर्ट के जज की शपथ होती है। क्लियर है। तो यहां पर आपके लिए क्वेश्चन है, इसको बना के आपको आंसर देना है। अगर आप इसका आंसर दे रहे हैं तो समझ आएगा कि आपने अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया है। तो ये क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। भारत के नियंत्रक या महालेखा परीक्षक के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन दिख रहा होगा, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देकर बताना है, जिससे मेरे को यह समझ आएगा कि आज का टॉपिक आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गया है। और अगर आप देख रहे हैं कई बच्चे ऐसे होते हैं पूरा वीडियो देख लेते हैं लेकिन वो लाइक वाइक नहीं करते या शेयर नहीं करते, तो आपके लिए मेहनत से वीडियो बनाया जा रहा है। डेली आपके लिए जितने भी करंट के इंपॉर्टेंट टॉपिक हो उसके ऊपर ये वीडियो बनाए जा रहे हैं। तो आप जो है उस मेहनत को देखते हुए अगर आपको अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूं आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल में नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। फिलहाल के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। जय भारत, जय छत्तीसगढ़।